क्योंकि अजय मिश्रा टेनी ने बोला, सिर्फ उन्होंने ही, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कुछ दिन पहले किसानों को बोला था कि हम इनको देख लेंगे। तो इस संदर्भ में इसको जोड़ के देखा जा रहा है कि बीजेपी धमका रही थी। धमकाने की बात नहीं, ये सभी मामले पॉलिटिकल बयान है। पॉलिटिकल बयान देश काल और परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति दे देता है, उसको इतने गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि हम कोई ऐसा बयान न दें, लेकिन अगर आता है तो वह उसका कोई मायने नहीं होता, आप उसका खंडन कर दीजिए जी। आपको बुरा लगता है आप भी बोल दीजिए, क्या मतलब है इसका। लेकिन उसकी आड़ पे हम क्या किसी निर्दोष व्यक्ति की जान ले लेंगे, राह चलते हुए राहगीरों पर हमला कर देंगे। अब विपक्ष अड़ गया है कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा होना चाहिए, क्या देखिए विपक्ष की तो मांग बहुत सारी चीज होती है जी। मेरिट के आधार पर जो होगा वही कार्य सरकार करेगी। मैं बढ़ता हूं आगे, 4.5 साल के आपके काम की बात कर लेते हैं। कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं। विपक्ष कहता है कि सरकार अपनी उपलब्धियां तो बहुत गिनाने की कोशिश करती है, लेकिन लिस्ट डाउन नहीं करा सकती। अखिलेश जी कहते हैं कि एमओयू तो बहुत साइन किए, पैसे कोई आते नहीं है, ये सिर्फ फीते काटने का काम करते हैं हमारा। देखिए अखिलेश जी को जब फुर्सत हो ये सब जानने पढ़ने की, 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे तैयार होंगे, 4 बजे अपने मित्र मंडली के साथ बैठ जाएंगे, 6 बजे फिर साइकिलिंग के लिए निकल जाएंगे। तो पॉलिटिकल कार्यों के लिए कहाँ फुर्सत है। बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी जिंदगी है, उनकी अपनी कार्य पद्धति है। ये देश और दुनिया से उनको क्या मतलब है। पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, मैं भी ध्यान लगाता हूं, पूजा करता हूं। तो इसीलिए तो ध्यान लगाते लगाते जनता ने उनको कहां पहुंचा दिया है, ये तो हर व्यक्ति जान रहा है। ये ध्यान लगाने का ही परिणाम है। कहां ध्यान लगा रहे थे हर व्यक्ति जानता था। जब प्रदेश के अंदर संकट आता था तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नजर आता था उनको। तो इसलिए ध्यान लगाते लगाते जनता वहां पहुंचाती है। उनका कहना है कि घूमने का शौक है, इसमें घूमने पे क्यों योगी जी भी घूमा करें। हम मना कहां कर रहे हैं जी। जी घूमने के लिए कौन रोक रहा। आप ऑस्ट्रेलिया में द्वीप खरीदे होंगे, द्वीप में रहिए ना, आराम की ऐसो आराम की जिंदगी जिए, कौन आपको रोक रहा है। भगवान चाहे, मैं तो चाहूंगा कि जिंदगी भर वह ऑस्ट्रेलिया के किसी द्वीप में मटर गश्ती करें, यूरोप में जाकर के अपनी छुट्टियां मनाएं, खूब फुर्सत के साथ मनाएं। तो आपको छुट्टी मनाने में तकलीफ है? मतलब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे क्यों तकलीफ होती है। मुझे तो प्रसन्नता होगी कि हमारा उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति अब प्रवासी भारतीय हो गया है ऑस्ट्रेलिया में। आपका छुट्टी का मन नहीं करता? आप छुट्टी पे नहीं जाते? देखिए, मैं अगर मुझे छुट्टी लेनी होती जी तो मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं आता। लोक कल्याण का पथ छुट्टी का पथ नहीं है। अपने कार्यों के माध्यम से, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से आम जन की सेवा ही हमारी संतुष्टि का आधार होता है। अगर आम जन की थोड़ी भी सेवा कर लेते हैं तो मान लेते हैं कि हाँ कुछ किया है। व्यक्तिगत जीवन हमारा कुछ भी नहीं होता है, कोई मायने नहीं रखता है। और न हम व्यक्तिगत जीवन में कोई भी इस प्रकार की चीजों को कोई इस प्रकार का स्पेस रखते हैं। आपकी सरकार का एक बड़ा दावा है और 2022 में जिसको बीजेपी चुनाव में भी लेके जाएगी, आपने भी कई बार कहा है, बीजेपी के पदाधिकारियों ने भी कई बार बोला है कि कानून व्यवस्था पे हमने बहुत काम किया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों पर में आपको कानून व्यवस्था के मुद्दे पे बहुत घेरने का प्रयास हो रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि यहाँ ठोक तंत्र की सरकार चल रही है। हाल ही में गोरखपुर में जो इंसिडेंट हुआ उसको भी उन्होंने गिराया। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, हमले भी उसी पे होंगे। पब्लिक जिसको एप्रिशिएट कर रही है और जो आपकी छवि को बदल रहा है, हमले उसी पे होंगे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बनी है, एक स्थापित सत्य है, 4.5 वर्ष का एक स्थापित सत्य है। हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है। अखिलेश जी कहते हैं कि हमें बताना पड़ता है फिर ही कार्रवाई होती है। बताने की आवश्यकता नहीं, उनसे पहले कार्रवाई हो चुकी होती है। अखिलेश जी तो जब सो के उड़ते हैं तब तक कार्रवाई हो चुकी होती है। और ठोक तंत्र की सरकार आई है तो आप पे बहुत बड़ा ब्लेम लग रहा है बार बार कि आप सबको ठोक देते हैं। देखिए, ऐसा क्यों? विपक्ष की पीड़ा यही है कि जिन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को ये लोग गले लगाते थे, जो यहाँ के गरीबों का, यहाँ के व्यापारियों का या सार्वजनिक संपत्ति को जबरन हड़पते थे, उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लेते थे, आज उन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं
को जेल के अंदर भेज दिया गया है या वे प्रदेश छोड़ करके जा चुके हैं या कहीं और जा चुके हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसमें इनका परेशान होना स्वाभाविक है। तो उनकी परेशानी जब वो इस बात को कहते हैं तो इस उनके चेहरे की लकीर को पढ़ करके आप बोल सकते हैं कि आखिर इनकी पीड़ा कहाँ झलक रही है। मैं एक आपको आंकड़ा बताता हूं, जो असद ओवैसी साहब हैं, आपको बहुत प्रेम करते हैं वो। ओवैसी साहब ने कहा कि ऐसी ठोकतंत्र की सरकार है कि 35% जो टोटल एनकाउंटर हुआ उसमें 35% तो मुसलमानों को ठोक दिया इन लोगों ने। ओवैसी साहब को बोलना चाहिए, एक कश्मीर में जो हो रहा है ना, कभी वहां भी सहानुभूति व्यक्त कर देते तो लोग उनको नेता मानते हैं। आपको लगता नहीं कश्मीर में क्या हो रहा है? बिल्कुल, बहुत ही दुखद घटना है, जिस तरह से चिन्हित करके धर्म के आधार पर करके हिंदू और सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। जो लखीमपुर खीरी में हिंदू और सिखों को लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं ना, इनको कश्मीर का आईना दिखाना चाहिए। वहां पर इनको तालिबान के कृत्यों का आईना दिखाना चाहिए। और प्रदेश के अंदर लखीमपुर खीरी के मुद्दे का राजनीतिकरण कौन कर रहे हैं? जो तालिबान का समर्थन काबुल में कर रहे हैं। ये वही चेहरे हैं, ये मिलते जुलते चेहरे हैं, यहां पर हिंदू और सिखों में वैमनस्यता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। कश्मीर में हिंदू और सिखों की निर्मम हत्या को पर मौन होते हैं, और काबुल में हिंदू, सिख और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय पर होने वाले अत्याचार पर ये लोग तालिबान का बेशर्मी के साथ समर्थन करते हैं। क्या आपको लगता है ये 1990 वाला दौर है जब कश्मीरी पंडितों को बाहर वहां से निकाला गया था? देखिए, 1990 अब बहुत दूर जा चुका है, पर टारगेटिंग नया भारत है। वह एक घटना हो सकती है। अब वहां पर कोई भी कश्मीरी पलायन नहीं कर सकता कश्मीर से। आज भारत के अंदर एक मजबूत सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में। आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में कई गुना सुदृढ़ हुई है। जिसने किया है वो भुगतने को भी तैयार हो गया होगा, वो भुगतेगा भी। आज कोई ऐसा नहीं कर सकता। आपने बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बोला। आपने बोला कि लखीमपुर में एक प्रयास था हिंदुओं और सिखों को भिड़ाने का, या फिर दंगे जैसी स्थिति थी। ऐसे बयान हमने देखे पीछे, काफी नेताओं के भी आए, खासतौर पर बीजेपी के। क्या आपको लगता है कि ये एक ढांचा है जिसके इर्द गिर्द घुमाना चाहता है कोई? देखिए, क्योंकि जब ये लखीमपुर की घटना हुई, हमने देखा कि कनाडा से पन्नू, जो कि खालिस्तान के लिए बहुत एक्टिव है, उसने भी बयान दिया कि योगी को घेर लो, नरेंद्र मोदी को घेर लो, वक्त आ गया है अब। देखिए, ड्रोन लगाओ, ट्रैक्टर लगाओ। देखिए, मुझे लगता है कि गलतफहमी सबको दूर करनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा संकल्प है सबको सुरक्षा देंगे। बिना भेदभाव के सरकार शासन की योजनाओं का लाभ सबको देगी, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेगी और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं देगी। अगर कोई ये गलतफहमी में है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम घेराबंदी करके और आम जनजीवन को ठप कर देंगे या निर्दोष लोगों पे हमला करेंगे, तो फिर तैयार हो जाएं। वो भी हम तो तैयार हैं। ये जी, आपने बोला कि हम बिना भेदभाव के काम करते हैं। अवैध धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे कहते हैं कि इसमें दिल्ली में भी गिरफ्तारियां हुई हैं, इसके लिंक विदेशों तक भी जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि उपलब्धि गिनाने को नहीं है इस सरकार के पास, इसीलिए अवैध धर्मांतरण का एक नया खेल रच दिया गया है। देखिए, ये प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों, जी, जो एजेंसियां प्रदेश की 24 करोड़ से 25 करोड़ की आबादी को सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी कार्यपद्धति में प्रश्न खड़ा करना है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है और वह अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए केवल आरोप प्रत्यारोप करती है। अपनी अकर्मण्यता
के लिए सरकार को घेरने का प्रयास करती है। जी